हेलो एवरीवन। अर्धवार्षिक परीक्षा सत्र 2021-22 के लिए कक्षा 9 हिंदी विषय के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर आपको इस वीडियो में बताएंगे। ये दूसरा पार्ट है। पहले वीडियो में हमने कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताए थे। यदि आपने उसे नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, वहाँ से आप उसको भी देख सकते हैं। और रियल पेपर कहीं भी उपलब्ध नहीं है, इसलिए आपको अपने से तैयारी खुद से करनी है और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपको बताने हैं, उसको भी आपको तैयार कर लेना है। प्रश्न देखिए यहाँ पे, रस किसे कहते हैं, रस की परिभाषा प्रकार, इसको आपको पढ़ लेना है। काव्य के पढ़ने, सुनने अथवा उसका अभिनय देखने में पाठक, श्रोता या दर्शक को जो आनंद मिलता है वही रस कहलाता है। रस की जो संख्या वो 9 है, लेकिन कुछ विद्वान इसको 11 मानते हैं। ये आपको पढ़ लेना है। रस की परिभाषा, रस के प्रमुख अंग भी आपको पता होने चाहिए। ऑब्जेक्टिव में भी इस तरह का क्वेश्चन आ जाता है कि रस के कितने अंग होते हैं, तो 4 अंग होते हैं। नाम है, स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव और संचारी भाव। तो इस तरीके से आपको रस के बारे में पढ़ लेना है। आगे देखिए, अलंकार में आपको यमक अलंकार पढ़ लेना है। परिभाषा है, जब कविता में एक ही शब्द 2 या 2 से अधिक बार आए और उसका अर्थ हर बार भिन्न हो, वहाँ यमक अलंकार होता है। उदाहरण है, कनक कनकते सौगुनी मादकता अधिकाय, या खाए बौराय जग व पाए बौराय। स्पष्टीकरण भी देखिए, यहाँ पर जो कनक शब्द की आवृत्ति हुई है, यानी जो कनक शब्द 2 बार आया है, उसका भिन्न भिन्न अर्थों में प्रयोग हुआ है। पहला कनक का अर्थ होता है धतूरा और दूसरे कनक का अर्थ होता है सोना, इसलिए इसमें यमक अलंकार है। तो यमक अलंकार आपको पढ़ लेना है, बहुत इंपॉर्टेंट है आपके वार्षिक के लिए भी और अर्धवार्षिक जो होगा उसके लिए भी। श्लेष अलंकार भी आपको पढ़ लेना है। परिभाषा श्लेष अलंकार की, जिस शब्द में के एक से अधिक अर्थ होते हैं उसे श्लिष्ट कहते हैं। जहाँ किसी शब्द के एक बार प्रयोग होने पर एक से अधिक अर्थ हो, वहाँ श्लेष अलंकार होता है। रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे मोती मानुष चून। स्पष्टीकरण में यहाँ पे बताया गया है कि जो तीसरा पानी शब्द श्लिष्ट है, यहाँ 3 अर्थ निकल रहे हैं। पानी चमक मोती के पक्ष में है, प्रतिष्ठा मनुष्य के पक्ष में, और जो जल चून है आटा के पक्ष में, इसलिए यहाँ पे श्लेष अलंकार है। श्लेष और जो यमक अलंकार है इसमें थोड़ा अंतर है, इसको भी ध्यान दीजिए। यमक अलंकार में शब्द अनेक बार आता है तथा प्रत्येक बार उसका अर्थ भिन्न होता है, जबकि श्लेष अलंकार में एक शब्द एक ही बार आता है परंतु उसके अर्थ अनेक होते हैं। तो यहाँ पे श्लेष और यमक के बारे में पढ़ना है। उपमा अलंकार भी देख लीजिए। परिभाषा है, जहाँ एक वस्तु या प्राणी की तुलना अत्यंत सादृश्य के कारण प्रसिद्ध वस्तु या प्राणी से की जाए, वहाँ उपमा अलंकार होता है। इसके 4 अंग होते हैं। पहला उपमेय है, दूसरा उपमान, तीसरा साधारण धर्म और चौथा वाचक शब्द है। ये उपमा अलंकार के 4 अंग हैं, तो इसको डिटेल में पढ़ने की जरूरत नहीं है, आपको केवल इतना पता होना चाहिए कि 4 अंग होते हैं उपमा अलंकार के। बाकी उदाहरण देख लीजिए। नवल सुंदर श्याम शरीर की, सजल नीरद सी कलकांति। तो इसको आपको स्पष्टीकरण में थोड़ा इतना कि यहाँ श्याम शरीर उपमेय है, नीरद उपमान है, कलकांति साधारण धर्म तथा उपमा वाचक शब्द है। इसके आगे डीप में पढ़ने की जरूरत नहीं है। उपमा अलंकार क्या होता है, परिभाषा और उदाहरण। अलंकार में रूपक अलंकार को भी आपको पढ़ लेना है। परिभाषा है, जहाँ गुण की अत्यंत समानता के कारण उपमेय में उपमान का अभेद आरोपण हुआ, रूपक अलंकार होता है। उदाहरण है, मैया मैं तो चंद्र खिलौना ले आऊं। स्पष्टीकरण है यहाँ पे कि यहाँ जो चंद्रमा उपमेय में खिलौना उपमान का आरोप होने से रूपक अलंकार हुआ है। तो रूपक अलंकार भी पढ़ने, अलंकार आपको पढ़ ही लेना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसके आगे कुछ और क्वेश्चन देखिए। मुहावरे और लोकोक्ति के बारे में पढ़ना आपको। तो मुहावरा क्या होता है, मुहावरे लोकमानस की चिर संचित अनुभूतियाँ हैं। मुहावरा क्या आता है, तो आपको इतना पढ़ लेना है। असल में ये भाषा के प्राण हैं, क्योंकि इनके प्रयोग से भाषा जीवंत हो उठती है। मुहावरे पूर्ण वाक्य नहीं होते वरन वाक्यांश होते हैं, इसलिए वाक्य में प्रयोग होने पर ही अपना पूर्ण अर्थ व्यक्त करते हैं। यहाँ कुछ महत्वपूर्ण उदाहरण है, तो एक आपको बता देते हैं, जैसे अंग अंग टूटना, ये मुहावरा हो गया, तो इसका मतलब अर्थ हुआ शरीर में पीड़ा होना। प्रयोग हो जाएगा, चिकनगुनिया होने के कारण मेरा अंग अंग टूट रहा है। इस तरीके से ये मुहावरा कहलाता है। लोकोक्ति क्या है उसको भी देख लीजिए। लोकोक्ति लोक जीवन के व्यापक अनुभवों को सामान्य शब्दों के माध्यम से व्यक्त करती है। लोकोक्ति अपने आप में एक वाक्य के रूप में होती है तथा स्वतंत्र रूप से अपना अर्थ व्यक्त कर पाने में असमर्थ यानी समर्थ होती है। महत्वपूर्ण लोकोक्तियों के अर्थ एवं उनके प्रयोग यहाँ पे दिए हैं। तो एक है, जैसे अंधों में काना राजा, तो ये लोकोक्ति है। तो इसका अर्थ यानी होता है मूर्खों में अल्पज्ञ ही ज्ञानी। प्रयोग है, इस गाँव में मैं ही शहर से पढ़कर आया हूँ, अतः सभी लोगों ने मुझे अंधों में काना राजा बना दिया। तो मुहावरा और लोकोक्ति के बारे में आपको पढ़ लेना है। कुछ और देख लीजिए। जीवन परिचय में देखिए, कवि परिचय जो आता है आपका, तो कबीर दास जी का हम आपको बता रहे हैं। तो कब पहले रचनाएं आपको लिखनी पड़ती हैं, तो साखी शब्द रमैनी, ये कबीर दास जी की रचनाएं हो गई। भाव पक्ष कला पक्ष में आपको क्या लिखना है, तो भाव पक्ष में देखिए, भक्ति काल के निर्गुण ज्ञान मार्गी शाखा के प्रतिनिधि कवि कबीरदास हैं। इन्होंने सामाजिक विकारों को दूर करने का भरसक प्रयास किया। अंधविश्वास, छुआछूत, वर्ग भेद
जाति पाति आदि का विरोध करते हुए समतामूलक समाज की अवधारणा को पुष्ट करने का प्रयास कबीर ने किया है। समाज सुधारक के रूप में विख्यात इस कवि ने निर्भीकता पूर्वक सत्य का उद्घाटन किया है। गुरु महिमा, सदाचार, इंद्रिय निग्रह, आडंबरहीनता पर आपने बल दिया। आपके काव्य का भावपक्ष प्रबल है, तो भाव पक्ष में आपको ये लिखना है। और कला पक्ष में देखिए, सीधी सरल व्यवहारिक भाषा में कबीर ने काव्य रचना की है। आपकी भाषा में अरबी, फारसी, राजस्थानी, ब्रज आदि के शब्दों का मिश्रण है। कबीर स्थान स्थान पर भ्रमण करते रहते थे, अतः विभिन्न क्षेत्रों की भाषाओं के शब्द मिलने से उनकी भाषा खिचड़ी बन गई, यानी सदुक्कड़ी भाषा कहते थे। यद्यपि कबीर ने अलंकारों के चमत्कार विधान का प्रयास नहीं किया, फिर भी उनके काव्य में रूपक, उपमा, अनुप्रास आदि सभी अलंकार स्वाभाविक रूप से प्रस्तुत हुए हैं। उनके प्रतीक, बिंब तथा अन्योक्तियाँ अद्भुत हैं। तो कबीरदास साहित्य में स्थान में भी थोड़ा आपको लिख लेना है कि हिंदी साहित्य के स्वर्ण युग माने जाने वाले भक्ति काल के महान कवि कबीर अपने काव्य की सहजता, उत्कृष्टता के लिए निरंतर सराहे जाते हैं। प्रबुद्ध विचारक तथा समाज सुधारक के रूप में हिंदी साहित्य में कबीर का स्थान सर्वोपरि है। तो कबीर का जीवन परिचय आपको तैयार कर लेना है। लेखक परिचय में देखिए, प्रेमचंद का जो लेखक है प्रेमचंद, इनका आपको बता रहे हैं, तो आपको रचनाएं पहले लिखनी पड़ेगी। तो प्रेमचंद की 2 रचनाएं जैसे आती है, तो उपन्यास में उनका गोदान गबन उपन्यास थे, तो गोदान एक हो गया। नाटक में देखेंगे करबला संग्राम, कुछ भी आप 2 रचनाएं लिख सकते हैं। संपादक उन्होंने बहुत सारी कहानियाँ भी लिखी हैं, तो आपको 2 रचनाएं कोई भी पढ़ लेना। जैसे गोदान जो इनका उपन्यास है, कर्मभूमि एक उपन्यास है, उसको भी आप लिख सकते हैं। भाषा शैली में लिखना है, प्रेमचंद आम जनता के लिए लिखते थे, उसे जन जन तक पहुंचाना चाहते थे, इसलिए उनकी भाषा शैली सहज, सरल तथा व्यवहारिक है। आप इतना भी नॉर्मल लिख सकते हैं। भाषा में यदि बताना कि इन्होंने उर्दू शब्दावली से युक्त बोलचाल की सरल भाषा में साहित्य रचना की, कहीं कहीं संस्कृत भाषा का भी प्रयोग किया है, मुहावरों का प्रयोग किया है, तो इस तरीके से भाषा में आप लिख सकते हैं। शैली में भी डिटेल करनी है, तो वर्णात्मक शैली, भावात्मक शैली, विवेचात्मक शैली, इनका प्रयोग किया है इन्होंने, तो आप अपने हिसाब से इसको तैयार कर सकते हैं। प्रेमचंद का जो लेखक हैं उनका परिचय, कवि परिचय आता है जो पद्य खंड के से रहता है, और एक गद्य खंड से जो लेखक का परिचय है उसको भी आपको तैयार कर लेना है। साहित्य में स्थान देख लीजिए, प्रेमचंद भारतीय जनता के सच्चे साहित्यकार थे। अपने भाषा शैली को नवीन रूप प्रदान किया तथा अपने युग की धड़कनों को शब्दों में उभारा। उन्होंने लोक मंगलकारी साहित्य की रचना की। आपका साहित्य प्रत्येक वर्ग की दृष्टि से उच्च कोटि का साहित्य है, जिसमें ग्रामीण तथा शहरी समाज का यथार्थ चित्रण मिलता है। हिंदी साहित्य में ही नहीं, विश्व साहित्य में प्रेमचंद का स्थान महत्वपूर्ण है। तो आपको एक कवि परिचय कबीरदास का और लेखक परिचय में प्रेमचंद का तैयार कर लेना है। इसके अलावा एप्लीकेशन देख लीजिए, जो आपका एप्लीकेशन उसमें हम स्थानांतरण होने पर प्रचार को सालाता यानी टीसी की एप्लीकेशन आवेदन पत्र आपको बता रहे हैं। लेकिन कोई भी यदि आता है तो आप तरीका ही रहता है लिखने को, जैसे प्रधानाचार्य को लिखना, तो सेवा में श्रीमान प्रधानाचार्य, यहाँ पे स्कूल का नाम, विषय में विषय जो रहता है, जैसे यहाँ पे टीसी का तो यहाँ पे टीसी के प्राप्त करने के संदर्भ में लिखा हुआ है। बाकी तरीका यही रहता है। मान्यवर में आपको यही, जैसे सविनय निवेदन है कि अब यहाँ पे जो मैटर रहेगा वो आपको लिखना होगा। इसमें टीसी का था तो उन्होंने लिखना है आपको, जैसे कि मेरे पिता का स्थानांतरण कहीं हो गया है, इसलिए मैं यहाँ रहकर अध्ययन करना संभव नहीं है, मैं यहाँ नहीं पढ़ सकता, आगे अध्ययन जारी नहीं रख सकता, तो मेरे पास विद्यालय का कुछ शेष भी नहीं है, जैसे फीस वगैरह। तो आपसे निवेदन है कि मेरा जो टीसी है, शाला स्थानांतरण प्रमाण पत्र, इसको शीघ्र देने की कृपा करें। और यहाँ पे आपका नाम वगैरह जो दिया रहता है वो लिख सकते हैं। तो आप एप्लीकेशन इसी तरीके से लिखेंगे, और टीसी की आती है तो आप यहाँ पे देख सकते हैं। और रियल पेपर स्टूडेंट को बार बार हम बता रहे हैं कि रियल पेपर कहीं भी उपलब्ध नहीं है, तो रियल पेपर के भरोसे बिल्कुल ना रहें, अपनी तैयारी खुद से करें। और एग्ज़ाम होने के बाद हम आपको रियल पेपर वैसे भी अपलोड करते हैं, ताकि आप अपने सही क्वेश्चन आंसर चेक कर सकें कि आपके कितने सही हैं।